ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शिरीन। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। दिल्ली कार धमाके को लेकर अब एक नई थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वायरल पोस्ट के बाद अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आतंकी उमर काफी डर गया था और डर कर ही उसने ये धमाका किया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 नवंबर को शाम 6:10 पर एक्स पर एक पोस्ट लिखा था कि यू कैन रन बट यू कांट हाइड, यानी कि तुम भाग तो सकते हो लेकिन हमसे बच नहीं सकते। दावा है कि पुलिस का ये पोस्ट देखने के बाद उमर काफी डरा हुआ था। पकड़े जाने के डर से उमर ने जल्दबाजी में कार में विस्फोटक लगाया और जम्मू कश्मीर पुलिस के पोस्ट से करीब 40 मिनट बाद ही 6:52 पर धमाका किया। बताया जा रहा है कि उमर जम्मू कश्मीर पुलिस से बचते हुए दिल्ली आया था और लाल किले के पास उसने धमाके को अंजाम दिया। लेकिन 10 नवंबर को हुए इस धमाके के बाद एक सवाल है जो सबके मन में उठ रहा है। वो सवाल ये कि क्या ये हमला आत्मघाती हमला था या फिर नहीं। अभी तक की जांच से यही सामने निकल कर आ रहा है कि ये हमला आत्मघाती या फिदायीन हमला नहीं था। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि धमाके से ठीक पहले कार में 3 लोग बैठे हुए दिखाई दिए थे। वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि अगर कार में 3 लोग थे तो सभी के आत्मघाती हमलावर होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर फिदायीन हमलों में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 हमलावर होते हैं जो विस्फोटक ले जाकर खुद को उड़ा लेते हैं और कई निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। लेकिन धमाके से पहले आए सीसीटीवी वीडियो में कार में 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना बहुत कम है कि यह आत्मघाती हमला होगा। हालांकि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जांच चल रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसियों को इस बात का शक जरूर है कि यह धमाका बहुत जल्दबाजी में किया गया। इसमें एक एंगल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि कार सवार लोग विस्फोटक को हैंडल कर रहे थे। ऐसे में हो सकता है कि गलती से ये धमाका हो गया हो। कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि विस्फोट वाली कार शायद दूसरी जगह ले जाई जा रही थी, लेकिन कार सवार आतंकी विस्फोटक को हैंडल नहीं कर पाए और गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे धमाका हुआ। जांच एजेंसियां अब फॉरेंसिक सबूत और मोबाइल नेटवर्क से मिले डंप डेटा की मदद से ये पता लगाने में जुटी है कि कार सवार लोग किन के संपर्क में थे और क्या वे असली प्लान से अनजान थे। फिलहाल i20 कार में बैठे 3 लोगों की भूमिका इस मामले की सबसे बड़ी पहेली बनी हुई है। लेकिन सोमवार को हुए इस विस्फोट ने पहलगाम हमले के बाद फिर एक बार लोगों को डरा दिया है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में फिर से पुराना दौर लौट आया है। तो सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया एजेंसियों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। 7 ऐसे गंभीर सवाल हैं जिनका जवाब आज पूरा देश मांग रहा है। सवाल नंबर 1, ये धमाका देश की राजधानी दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाके लाल किले के पास हुआ तो खुफिया एजेंसियों को इसके बारे में भनक क्यों नहीं लगी। सवाल नंबर 2, फरीदाबाद से 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ, इसके बाद भी हाई अलर्ट आखिर क्यों घोषित नहीं किया गया। आखिर क्यों भारी मात्रा में आरडीएक्स मिलने के बाद भी हरियाणा और दिल्ली पुलिस सतर्क नहीं रही। सवाल यह भी कि हरियाणा से विस्फोटक भरी एक कार दिल्ली आ गई और किसी को इसकी जानकारी नहीं लगी, जबकि सीसीटीवी कैमरे की मदद से और सघन चेकिंग अभियान चलाकर इस धमाके को रोका जा सकता था। सवाल नंबर 4, जम्मू कश्मीर का खतरनाक आतंकी उमर इतने दिनों से फरीदाबाद में घूम रहा था, उसे पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई। सवाल नंबर 5 अब ये कि हरियाणा के फरीदाबाद में टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद भी जांच में केंद्रीय एजेंसियों को आखिर क्यों शामिल नहीं किया गया और सिर्फ पुलिस ही इस मामले की जांच क्यों करती रही। सवाल यह भी है कि कुछ महीने पहले ही 22 अप्रैल को पहलगाम में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, फिर भी सुरक्षा तंत्र को मजबूत क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 7 ये कि पहलगाम के बाद यह साल का दूसरा बड़ा आतंकी हमला है। ऐसे में इस हमले और इसके पीछे हुई भयानक लापरवाही की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। AK-47 के साथ फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन को लेकर अब बड़ा खुलासा हुआ है। शाहीन के पूर्व पति डॉक्टर हयात ने शाहीन के साथ हुए अपने तलाक को लेकर बड़ी बात बताई है।
कानपुर मेडिकल कॉलेज में तैनात संदिग्ध लेडी आतंकी शाहीन के एक्स हस्बैंड हयात बताया कि शाहीन यूरोप जाना चाहती थी, लेकिन जब उसने भारत छोड़कर विदेश जाने से इनकार किया तो शाहीन ने उसे तलाक दे दिया। एक बार उन्होंने मुझसे बोला कि जफर ऐसा करते हैं, चले बाहर ही चले, यहाँ थोड़ा सा वहाँ ज्यादा अच्छी लाइफ रहेगी। हमने कहा यार यहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ तो कुछ था ही। डॉक्टर हयात शाहीन के आतंकियों के साथ नजदीकी की बात सुनकर हैरान है। उन्होंने बताया कि पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, लेकिन वो कुछ नहीं जानते। आपने जानकारी थी कि उनका संबंध कुछ आतंकियों से ना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ डॉक्टर हयात ही नहीं, यूपी एटीएस की टीम ने लखनऊ में शाहीन के भाई परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा, जहां से चाकू और कीपैड वाला मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले हैं। आपको धमाके से जुड़ी हुई कुछ और सनसनीखेज और हैरान करने वाली जानकारी दे दें, उससे पहले आपको बताते हैं कि बम धमाके का नया सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया है वो कैसा है। ये वीडियो शाम 6:51 का है, जो धमाके से सिर्फ 1 मिनट पहले का है। इस वीडियो में लाल किले के आसपास चारों तरफ गाड़ियों की कतारें नजर आई। जाम होने की वजह से गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ठीक इसी समय आई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ और कार आग के गोले में बदल गई। धमाका इतना भीषण था कि रेड लाइट पर लगे कैमरे भी टूट गए, क्योंकि धमाका होते ही कंट्रोल रूम के सारे कैमरे बंद हो गए। इससे पहले एक और वीडियो सामने आया जो 29 अक्टूबर का है। ये वीडियो फरीदाबाद में पोल्यूशन चेक कराने से ठीक पहले का बताया गया कि इस गाड़ी में 3 लोग सवार थे। उनमें से पोल्यूशन चेक करवाने के लिए उमर और तारिक खुद गए थे। जांच एजेंसियां इस वीडियो के आधार पर छानबीन में जुट गई। जांच और खुलासों पर अब वापस लौटते हैं। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर गृह मंत्रालय बेहद सख्त है। गृह मंत्रालय ने एनआईए की ऐसी टीम का गठन किया है जो आतंक की हर एक साजिश से पर्दा उठाने का काम करेगी, हमले के दोषियों को चिन्हित करेगी और सेना उन्हें सजा देगी। सूत्रों के मुताबिक एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में पूरी एनआईए की टीम काम करेगी। एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम तैयार कर दी है, जिसमें आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल हैं। वहीं दिल्ली कार ब्लास्ट की जांच कर रही फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी कि एफएसएल की टीम को मंगलवार को धमाके वाली जगह से 2 जिंदा कारतूस और 2 अलग-अलग तरह के विस्फोटक पदार्थों के नमूने मिलने की भी खबर है। दावा है कि सैंपल अमोनिया नाइट्रेट जैसा है, जबकि दूसरे की जांच होनी बाकी है। बताया जा रहा है कि सभी सैंपल एफएसएल लैब भेज दिए गए, जहां विशेषज्ञ ये पता लगाने में जुटे हैं कि ब्लास्ट में किस तरह के विस्फोट का इस्तेमाल हुआ था। जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि जिस आतंकी मुजम्मिल के कमरे से 2563 किलो विस्फोटक मिला था, वो मुजम्मिल यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। साथ ही दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ था। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस लगातार यूनिवर्सिटी कैंपस में रेड कर रही है और अन्य संदिग्धों की जानकारी निकालने में जुटी है। इसी बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर से प्रेस रिलीज जारी करते हुए सफाई पेश की गई है। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि संदिग्ध आतंकी डॉक्टरों का संस्थान से कोई निजी संबंध नहीं है, वो सिर्फ अपने आधिकारिक काम से जुड़े थे। यूनिवर्सिटी कैंपस में किसी खतरनाक रसायन या सामग्री का इस्तेमाल नहीं होता है, ना ही ऐसे केमिकल वहां रखे जाते हैं। वहीं 2563 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट मिलने के बाद फरीदाबाद के फतेहाबाद तेंगा इलाके में दहशत है। जब आप लोगों को पता लगा यहाँ पर इतना भारी संख्या में विस्फोटक जमा कर रखा, हमको तो बहुत तगड़ा डर लगा था। आस पड़ोस के लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा कि मुजम्मिल यहाँ देश को दहलाने के लिए इतनी बड़ी साजिश रच रहा है। देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट में कड़ियां जोड़ते हुए यूपी एटीएस आरोपी डॉक्टर शाहीन के भाई तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को यूपी एटीएस दिल्ली लाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। इसके बाद कुछ और राज खुल सकते हैं, क्योंकि एनआईए अब डॉक्टर परवेज से पूछताछ करेगी। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शाहीन लगातार अपने भाई परवेज के संपर्क में थी। यूपी एटीएस ने डॉक्टर परवेज को कल ही हिरासत में लिया था। कल लखनऊ में जांच के दौरान एजेंसीज ने परवेज के घर से कुछ फोन्स और गैजेट बरामद किए हैं, जिसमें खुलासा हुआ है कि परवेज कीपैड फोन का इस्तेमाल करता था। परवेज के पास जांच एजेंसियों को 3 कीपैड फोन, 1 हार्ड डिस्क और कुछ और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिले हैं। इधर शाहीन और परवेज के बड़े भाई का कहना है कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। निर्दोष है, हाँ, निर्दोष लग रहे हैं भाई। जो मीडिया में बताया जा रहा है वही पता है, वही उतना पता है और कुछ नहीं। परवेज को लेकर ये भी पता चला है कि वो मुजम्मिल अहमद के संपर्क में भी था।
दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच के बीच मुंबई के एक रिटायर्ड प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया। ठाणे के रहने वाले प्रोफेसर इब्राहिम आबिदी पर आरोप है कि वो इस्लाम की शिक्षा देने के नाम पर बच्चों को भटकाने का काम कर रहा था। ठाणे के मुंब्रा कौसा इलाके में किराए के मकान में रहने वाले इब्राहिम को एटीएस ने उठाया है। उन्होंने सारा सामान उलट पलट किया, चीजें देखी किया, उनको कुछ मिला नहीं, सिर्फ उन्होंने हार्ड डिस्क हमारा लिया कंप्यूटर का और मेरा फोन, बच्चों का फोन और मेरे हस्बैंड का फोन साथ में लेके गए। आबिदी 35 साल तक मुंबई के साबू सिद्दीकी कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर काम करता रहा। रिटायरमेंट के बाद वो बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देने लगा। वो हर रविवार कुर्ला की एक मस्जिद में उर्दू पढ़ाने जाया करता था। जांच एजेंसी को शक है कि आबिदी बच्चों को आतंकी विचारधारा की ओर मोड़ने की कोशिश में था। दरअसल कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे में अलकायदा से जुड़े एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इब्राहिम को गिरफ्तार किया था। इलियास नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो भारत में अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट नाम का एक संगठन तैयार कर रहा था। महाराष्ट्र एटीएस ने अपने जांच का दायरा आगे बढ़ाया तो नाम आया प्रोफेसर आबिदी का। हालांकि प्रोफेसर और उसकी 2 में से एक पत्नी ने उस इंजीनियर से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। अब सच्चाई जानने में पुलिस जुट गई है। दिल्ली में बम धमाके के बाद टेरर मॉड्यूल पर कार्रवाई से पाकिस्तान में डर का माहौल है। खासकर आतंकियों के आका डरे हुए हैं। भारत में आरोपियों की धरपकड़ के बीच आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चौकन्ना हो गया है। जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर मरकज उस्मान अली में दहशत है और इसी को लेकर मरकज की इमारत में बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें हमले को लेकर सोशल मीडिया पर ना बोलने की सख्त हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ भारत की लिस्ट में मौजूदा आतंकी ठिकानों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। बैठक में आतंकी मसूद अजहर का भाई तलहा अल सैफ के अलावा जैश के टॉप कमांडर मौजूद थे। सभी कमांडर्स को अनजान फोन नंबर को उठाने से मना किया गया। कुछ दिनों तक एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल के लिए कहा गया है। मसूद अजहर के भाई तलहा अल सैफ हमले की जिम्मेदारी पर भी बात की गई। तलहा ने कहा कि हमले की जिम्मेदारी लेनी है या नहीं लेनी, ये फैसला मसूद अजहर करेगा। वहीं मसूद अजहर के दूसरे भाई अम्मार अलवी ने मीटिंग में बड़ा खुलासा किया जिसके मुताबिक सहारनपुर और फरीदाबाद के आरोपियों को उसी के हैंडलर तैयार कर रहे थे। देखिए, एक तरफ आतंकी डरे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ भी भारत के आक्रामक रुख से डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज ने बिलबिलाना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान में हुए हमलों को भारत से जोड़ने की घिनौनी कोशिश की तो जवाब भारत ने भी इस पर दिया। इस्लामाबाद में अदालत के बाहर हुए विस्फोट को शहबाज शरीफ ने भारत से जोड़ दिया। अपनी कमियों को छिपाने के लिए उस कायर प्रधानमंत्री ने बिना किसी सबूत के कहा वो भारत का सपोर्ट पाने वाले संगठनों की तरफ से आतंकी हमला करने वालों की निंदा करते हैं। बेशरम पीएम ने ये तक कह दिया कि भारत के सपोर्ट से उस संगठन ने अफगान बॉर्डर के पास बच्चों को मारा। शहबाज की इस चाल का परिणाम मिलने से पहले ही भारत ने उनके नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत बौखलाए पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए निराधार आरोपों को खारिज करता है। ये पाकिस्तान की एक पूर्वानुमानित रणनीति है जिसके तहत वो भारत के खिलाफ झूठा नैरेटिव बनाकर अपनी आंतरिक नाकामियों से ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। उसके खुद के रक्षा मंत्री ने हमलों को भारत से नहीं बल्कि अफगानिस्तान से जोड़ा। पाकिस्तान आए दिन अफगानिस्तान को जंग की धमकी दे रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर फिलहाल तनाव है। और इस बीच धमाके की जांच के दौरान बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि 26 जनवरी को लाल किले को उड़ाने का प्लान था, क्योंकि गिरफ्तार मुजम्मिल के मोबाइल फोन के डेटा की जांच से यह पता चला है कि उसने इसी साल जनवरी में लाल किला क्षेत्र की कई बार रेकी की थी। मुजम्मिल के साथ उसका साथी डॉक्टर उमर नबी भी मौजूद था और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का पता लगाने के लिए कई बार लाल किले का दौरा किया था। पुलिस को अंदेशा है कि ये रेकी 26 जनवरी को ऐतिहासिक स्मारक को निशाना बनाने की एक बड़ी साजिश का ही हिस्सा थी, लेकिन उस समय क्षेत्र में गहन गश्त की वजह से उनकी वो साजिश विफल हो गई होगी। बताया गया कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसे डॉक्टर उमर नबी ही चला रहा था। अब देखिए, यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमर ने धमाका करने से पहले मस्जिद में नमाज अदा की थी, क्योंकि बताया यही जा रहा है कि धमाके से कुछ देर पहले ही वो फैज इलाही मस्जिद पहुंचा था, जहां उसने 10 मिनट बिताए थे।
लाल किले पर हमला करने से पहले सुनहरी पार्किंग में, जो सुनहरी मस्जिद की जो पार्किंग थी, उसमें तो कुछ घंटे जरूर बिताए थे उमर ने, लेकिन उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो यहाँ पर इस मस्जिद में था जो फैज इलाही मस्जिद है। और अगर आपको हम लोकेशन बताएं तो महज 10 मिनट दूर है उसी जगह से, उसी पार्किंग से जहां पर उसने कुछ घंटे बिताए, जिसके सीसीटीवी लगातार आपको दिखाए थे। तो फैज यहां पर थे और वो 10 मिनट का समय यहां पर उसने बिताया, अंदर गया था। इस चीज की जांच की जा रही है, इसका पूरा इस वक्त ब्यौरा ले चुका है। कौन सी मस्जिद है ये, क्या पता चला आपको कि जिस तरह से कि उमर यहां पर आया था, 10 मिनट रुका है? यहाँ तो किसी को जानकारी नहीं है। नहीं, हम इसका कोई व्यक्ति आपसे पुलिस का कोई व्यक्ति नहीं दोपहर का समय खुला रहता है, पता चलता है कौन आ रहा है जा रहा है कुछ? नहीं, वैसे तो पता चलता नहीं, कौन देखेगा? नमाज पढ़ना कोई भी आ सकता है, कहीं से भी कोई भी नमाज पढ़ना है, सबके लिए खुला होता है मस्जिद। तो देखिए, ये वही इस वक्त हम आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फैज इलाही मस्जिद थी, तो अब वो टाइमिंग को समझिए। क्या था कि दोपहर में जब वो 3 बजे के आसपास उस मस्जिद में पहुंचता है, सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, उससे पहले यहाँ पर 10 मिनट बिताए हैं, इस चीज को समझिए। और यहीं पर इसी जगह पर वो पहुंचता है, 10 मिनट बिताता है। अब अंदर जब हमने इस वक्त बात करने की कोशिश की, यहाँ ऑफिस में अंदर गए, तो उनका कहना है कि पुलिस आई है, पुलिस ने इस वक्त सारी जो कैमरा यानी कि जितनी भी सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग्स हैं, डिटेल्स हैं, वो ले ली हैं। सब कुछ इस वक्त जानकारी जुटा ली गई है। प्रशासन यानी कि मस्जिद से जुड़े जो ऑफिस है वो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहीं पर बताया जा रहा है सूत्रों के अनुसार कि उसने लगभग उमर ने 10 मिनट यहाँ पर बिताए थे। उसके बाद वो दिल्ली में उस पार्किंग में जहाँ पर कुछ घंटे गाड़ी रही, और उसके बाद शाम को आकर 6:52 पर उसका हाथ रहा। कहाँ था, क्या हुआ, ये सब कड़ियाँ जुड़ रही हैं। लेकिन एबीपी न्यूज़ आपको ये बता रहा है कि वो जो अब जो ट्रेसिंग है वो लगातार चल रही है। दिल्ली धमाके की जांच के बीच सहारनपुर और फरीदाबाद से पकड़े गए डॉक्टर्स के नेक्सस पर जो बात अजहर मसूद का भाई अलवी कह रहा था, वही बात अब सुरक्षा एजेंसीज की जांच में भी निकलकर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक आदिल और मुजम्मिल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के लिए काम करते थे, और इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आतंकी मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन अमलगीर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आदिल और मुजम्मिल ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया कि पाकिस्तान में बैठा जैश का हैंडलर नाम बदलकर बात करता था। हालांकि इस हैंडलर का नाम अभी सामने नहीं आया है। खबर है कि हैंडलर ने ही उन लोगों को विस्फोटक इकट्ठा करने का आदेश दिया था, लेकिन आदिल और मुजम्मिल ने किसी भी तरह के टारगेट बताए जाने की बात से साफ इनकार किया है। खुफिया जानकारी के मुताबिक साल 2016 से जैश ए मोहम्मद के फिदायनी मॉड्यूल का प्रमुख मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी है, जो कि भारत में घुसपैठ के बाद अमोनियम नाइट्रेट के आईईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने प्लान में तब्दीली की और ऐसे लोगों को चुना जो कि भारतीय हैं, ताकि पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। जांच एजेंसियां हर एक स्टेप को खंगालते हुए जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं, टेरर मॉड्यूल के नए नए तार सामने आ रहे हैं। पर्दाफाश करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें एक इमाम और मौलवी भी शामिल है। धमाके के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें शोपियां के रहने वाले इमाम इरफान अहमद भी हैं। आरोप है कि इरफान ने भी डॉक्टरों को कट्टरपंथी बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनके परिवार ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। हमने कल न्यूज सुनी है कि उसको रेड फोर्ट वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उस इल्जाम में उसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उसको 18 तारीख को गिरफ्तार किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के मेवात से भी एक मौलवी को हिरासत में लिया। मौलवी इश्तियाक को श्रीनगर लाया गया। वो फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर में एक किराए के मकान में रह रहा था। दावा है कि पुलिस ने उसके घर से ही 2500 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया था। मामले में जांच के बीच आरोपी मुजम्मिल को लेकर पुख्ता जानकारियां सामने आई हैं, जिसको जानकार आसानी से समझा जा सकता है, जिसे सुनकर और समझकर कि मुजम्मिल और उसके साथियों की प्लानिंग काफी बड़ी थी और वो बहुत कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार मुजम्मिल के फोन की जांच के दौरान कई अहम खुलासे हुए, जिनके मुताबिक मुजम्मिल के फोन से दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरें मिली। जांच एजेंसियों को पता चला कि मुजम्मिल इस साल कई बार दिल्ली आया था, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का ही हिस्सा था। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गई हैं कि वो दिल्ली में किन लोगों से मिला और क्या वो अकेला ही दिल्ली आया था या फिर उसके साथ कोई और भी था। फिलहाल मुजम्मिल पुलिस की गिरफ्त में है और उससे पूछताछ जारी है। देखिए, आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद उसके फोन से कई सीक्रेट जानकारियां मिली हैं, जिसे लेकर सूत्र अहम जानकारी दे रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसीज को मुजम्मिल के फोन में कई व्हाट्सएप ग्रुप मिले। एजेंसियों को शक है कि इन व्हाट्सएप ग्रुप में संदिग्ध लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ये ग्रुप फौरन छोड़ दिए। अब सवाल यह है कि उन्होंने ग्रुप आखिर क्यों छोड़ा? क्या वो लोग डर की वजह से इस व्हाट्सएप ग्रुप से एग्जिट हो गए या फिर इस मॉड्यूल का कहीं ना कहीं वो हिस्सा थे? अब जांच एजेंसियां उन सभी के बारे में जानकारी जुटा रही है। यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनके ग्रुप छोड़ने के पीछे का मकसद आखिर क्या था। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा अलर्ट मोड पर हैं। दुकानों और अन्य संस्थानों में चेकिंग अभियान किए जा रहे हैं। आतंकी मॉड्यूल की हर एक कड़ी की पुख्ता जांच हो रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शोपियां में जमाते इस्लामी के 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया है। करीब 1000 से ज्यादा संदिग्ध लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। इनमें से सबसे ज्यादा लोग दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, पहलगाम जैसे इलाकों के रहने वाले हैं। नादिगाम में जहां डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर छापेमारी हुई, तो वहीं चित्रगाम में मोहम्मद यूसुफ फलाही के घर पर छापा मारा गया। ये दोनों ही जमाते इस्लामी संगठन के नेता हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कल डॉक्टर तजामुल मलिक को भी हिरासत में ले लिया था, जिसके बाद पिता का दावा है कि उन्हें फिलहाल छोड़ दिया गया है। अब उस लाल कार की बात करते हैं जिसकी चर्चा आज दिन भर होती रही। आज दोपहर एक खबर आई, दिल्ली पुलिस ने एक अलर्ट जारी किया और कहा कि लाल किले के ब्लास्ट में उस सफेद रंग के साथ एक लाल रंग की इको स्पोर्ट कार को भी देखा गया। दिल्ली के सभी थाने, बॉर्डर के इलाके और चेक पोस्ट पर कार की तस्वीर और नंबर दिए गए। पुलिस की 5 टीमें उस कार को ढूंढने के लिए लगा दी गई। पुलिस की पूरी मशीनरी इस कदर लगी कि अलर्ट जारी होने के कुछ ही घंटे के अंदर फरीदाबाद में ही ये कार पकड़ी गई। लाल रंग की कार फरीदाबाद के खंदावली गांव के पास खड़ी हुई मिली। आशंका है कि अंधेरे में खड़ी इसी लाल रंग की कार में हमलावर का मददगार था। शक ये भी था कि कहीं कार में विस्फोटक ना हो, इसीलिए बॉम्ब स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम पहले आई। मीडिया को दूर रखा गया। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब तक हमें ये चेक कंप्लीट ना कर लें, आप नाकों से बाहर रहें। गाड़ी उसी आतंकी उमर के नाम पर थी, ब्लास्ट में जिसकी मौत की अटकलें हैं। कागजों में गाड़ी का एड्रेस दिल्ली के गोकुलपुरी में था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वहां ना तो कोई गाड़ी को जानता था, ना उसके मालिक को। कभी नहीं देखा, कभी देखा नहीं बंदे को। यही कार 2024 में एक बार श्रीनगर में सर्विसिंग के लिए गई। अब ब्लास्ट वाली कार के साथ इसका दिखना, श्रीनगर में सर्विसिंग, फरीदाबाद में खड़ी मिलना, ये सारी बातें आपस में जुड़कर इस कार को जांच के लिए एक बड़ा फैक्टर बना रही है। दिल्ली धमाके से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। जहां पर कार मिली वहां से ही इस शख्स को हिरासत में लिया गया। तो जिस कार को ढूंढा जा रहा था वो फरीदाबाद से मिल गई है। इको स्पोर्ट कार, लाल रंग की ये गाड़ी जिसको ढूंढने के लिए कई टीमें लगाई गई थी और अब बताया जा रहा है कि वहीं से एक शख्स को भी हिरासत में लिया गया है। तो फरीदाबाद के खंडावली गांव में जो लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार मिली थी, उस जगह से आप देखिए कि एक संदिग्ध को जो है पुलिस ने जो है वो यहां से हिरासत में लेकर के जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर जो गाड़ी है, जो उस जगह से, जिस प्लॉट पर जो लाल रंग की जो इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो है वो मिली थी, अब वहां से एक व्यक्ति को जो है वो डिटेन करके जो है वो लेकर के जा रही है। इसके अलावा बाकी एनएसजी की टीम और सीएफएसएल की टीम जो है वो अभी भी गांव के अंदर उस प्लॉट पर जहां पर वो गाड़ी खड़ी मिली थी उस जगह पर अभी भी मौजूद है और गाड़ी की तफ्तीश जो है वो जांच अभी भी की जा रही है कि गाड़ी के अंदर कौन कौन से मटेरियल, क्या कोई विस्फोटक, क्या कोई एक्सप्लोसिव या फिर उसके अवशेष जो है वो गाड़ी के अंदर मौजूद थे। इस बात की तफ्तीश जो है वो की जा रही है। लेकिन एक बड़ी खबर ये कि एक व्यक्ति को गाड़ी के अंदर जो है वो बिठाया गया है, उसका क्या रोल था, इस बात की भी जांच जो है वो पुलिस और बाकी जांच एजेंसियां करेंगी। विस्फोट मामले में एक्शन के साथ ही हर घंटे कोई ना कोई संदिग्ध हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। इस बीच हरियाणा के फरीदाबाद से एक कार डीलर को हिरासत में लिया गया, जिससे कार बेचने की प्रक्रिया का जो हिस्सा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये वही कार डीलर है जिसने संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी और तारिक अहमद मलिक को Hyundai i20 कार बेची थी। पुलिस को जानकारी मिली कि ब्लास्ट होने वाली Hyundai i20 कार को फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से ही खरीदा गया था। रॉयल कार फरीदाबाद के सेक्टर 37 में है और दिल्ली से बेहद करीब है। यहाँ अक्सर कार खरीदने और बेचने का काम किया जाता है और यही कार जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, सुबह बदरपुर बॉर्डर टोल से गुजरी थी।
इस बीच दिल्ली ब्लास्ट मामले में मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक ये रिपोर्ट काफी भयावह है और इससे ये पता चलता है कि विस्फोट आखिर कितना भयानक था। सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि विस्फोट से कई मृतकों के कान के पर्दे, उनके फेफड़े और आंतें तक फट गई हैं, जिससे कई लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल थे जिन्होंने अस्पताल में दम तोड़ा है। कुछ लोगों की मौत विस्फोट में लगी हुई गंभीर चोटें और खून के ज्यादा बह जाने की वजह से भी हुई। वहीं कुछ शवों में क्रॉस इंजरी पैटर्न देखा गया, यानी धमाके के बाद वो या तो दीवार से टकरा गए होंगे या फिर वो जमीन पर काफी तेज तरीके से गिरे होंगे, जिस वजह से उनकी मौत हुई और इसी वजह से उनके सिर में गंभीर चोटें आई, जबकि कुछ की हड्डियां टूट गई थी, जिससे साफ पता चलता है कि विस्फोट आखिर कितना भीषण था। दिल्ली ब्लास्ट में जिन लोगों की जानें गई हैं, उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। करीब 12 शवों में से 8 शवों की शिनाख्त हो चुकी है। लेकिन अभी सूत्रों के मुताबिक अस्पताल में 4 लोगों के शरीर के सिर्फ अंग ही आए हैं। उनकी डीएनए एनालिसिस करने की प्रक्रिया चल रही है और नतीजे आने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है। उसके बाद ही शवों के टुकड़े परिजनों को सौंपे जाएंगे। साथ ही जिस i20 कार में विस्फोट हुआ था उसमें डॉक्टर उमर मोहम्मद ही था। इसे पुख्ता करने के लिए i20 कार में जो शव का टुकड़ा मिला था उसके भी डीएनए एनालिसिस की प्रक्रिया चल रही है। कश्मीर से डॉक्टर उमर की मां का डीएनए सैंपल लिया गया था। हालांकि डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही विस्फोट में जान गंवाने वालों की आखिरी लिस्ट साफ हो पाएगी। भूटान से लौटते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में नजर आए। दिल्ली लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां धमाके में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है और अस्पताल पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने घायलों का हाल जाना। पीएम मोदी ने एक-एक कर वहां भर्ती घायलों से मुलाकात की, उनके स्वास्थ्य के बारे में जाना। साथ ही उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने घायलों के सिर पर हाथ रखकर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया। घायलों से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने अस्पताल के डॉक्टर्स और अधिकारियों से घटना के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने फिर भरोसा दिया कि लाल किले में हुए ब्लास्ट के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और अब फरीदाबाद के बाद गुजरात की बात, जहां पकड़े गए आईएसआईएस के आतंकियों से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आई है। उनमें से एक आतंकी अहमद सैयद हैदराबाद का रहने वाला था। हैदराबाद में पुलिस ने जब उसके घर की तलाशी ली तो बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने उसके घर से बड़ी मात्रा में केमिकल बरामद किया है। कहा यह जा रहा है कि वो कोई मामूली केमिकल नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक राइजिन जहर बनाने का कच्चा माल है। एटीएस ने केमिकल को सील कर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। बताया गया कि डॉक्टर अहमद राइजिन जहर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर चुका था। अगर समय रहते उसे पकड़ा नहीं जाता तो वो उस जहर से बहुत बड़ी तबाही ला सकता था। सूत्रों के मुताबिक चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला अहमद कई पाकिस्तानी नागरिकों के संपर्क में भी था। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात बिहार की करेंगे, जहां हुए बम्पर मतदान ने राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये बढ़ा हुआ मतदान किसके पक्ष में गया है। बिहार में कुल वोटिंग की बात करें तो ये आंकड़ा 67% के करीब पहुंच गया, जो साल 1951 के बाद सबसे ज्यादा है। इस बार पहले चरण में 69.04% मतदान हुआ, जबकि दूसरे चरण में 68.76% मतदान दर्ज किया गया। अब इस बम्पर मतदान को एनडीए के नेता अपने पक्ष में बता रहे हैं। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। जनता तो उनको समझा दी। इधर जेडीयू ने सोशल मीडिया पर लिखा, बिहार के मतदाताओं ने अपार समर्थन और आशीर्वाद दिया। अब 2 दिन के बाद नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। देखिए, एनडीए को अपनी जीत का भरोसा इस वजह से भी है क्योंकि इस बार फिर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले काफी ज्यादा वोट किया है। ऐसा हुआ जब बिहार में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की। 2020 में महिला मतदाताओं का वोटिंग प्रतिशत 59.69 था, तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 54.45% था। अब साल 2025 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत 71.6%, तो पुरुषों का वोटिंग प्रतिशत 62.8% है। हमें तो लग रहा है 2010 से अधिक का स्ट्राइक रेट रहेगा, क्योंकि महिलाओं में जिस ढंग का एक उत्साह था सरकार के प्रति। बिहार की महिलाओं को ही नीतीश सरकार का सियासी कवच माना जाता है। यही वजह है कि एनडीए फिर एक बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। 2/3 से अधिक बहुमत से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। माताओं बहनों का अद्भुत उत्साह है। नीतीश सरकार हर बार यही दावा करती है कि उसने महिलाओं के लिए भरपूर काम किया और महिलाओं ने भी कभी नीतीश सरकार को निराश नहीं किया।
परसों बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। उधर दूसरी तरफ एक के बाद एक कई एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। एबीपी न्यूज ने 150 पत्रकारों का जो एग्जिट पोल किया है उसमें भी एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। एबीपी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट समझने के लिए 150 पत्रकारों से बात की। ये पत्रकार बिहार के अलग अलग 38 जिलों के थे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर जो औसत निकला वो भी बिहार में एनडीए की सरकार की तरफ ही इशारा कर रहा है। पत्रकारों के एग्जिट पोल में एनडीए को 125 सीट मिलती हुई दिखाई गई, यानी स्थिति पहले जैसी रहेगी। इसी तरह महागठबंधन के खाते में 87 सीट मिलती हुई बताई गई है, जबकि 31 सीट अभी भी ऐसी है जिन पर मुकाबला कड़ा है और नतीजा कहीं भी जा सकता है। इससे पहले कल भी 10 से ज्यादा एजेंसीज के एग्जिट पोल आए थे और लगभग सभी में एनडीए की सरकार रिपीट होती बताई गई थी। एग्जिट पोल की तस्वीर देखकर एनडीए के नेता तो खुश हैं, लेकिन ये आंकड़ा महागठबंधन के नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि 14 नवंबर को एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल बनकर सामने आएगा। मोदी जी, नीतीश जी के डबल इंजन की सरकार जो विकास के लिए एक मजबूत नींव खड़ा किए हैं, उस पर एक बुलंद इमारत पर लोगों ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। बटन दबाकर एनडीए की फिर से सरकार भारी बहुमत से ला रही है। वहीं पप्पू यादव एग्जिट पोल को झूठा बता रहे हैं। आधा घंटा में तय कर लिए किसकी सरकार बन जाएगी। आप जो बैठे बैठे हैं एग्जिट पोल क्या होगा वो तो देखोगे ना भाई। एग्जिट पोल के आंकड़ों पर आरजेडी को भी भरोसा नहीं। एग्जिट पोल तो कई बार कई चुनाव में गलत साबित हुए हैं। इस एग्जिट पोल को जो कल दिखाया गया है हम सिरे से खारिज करते हैं। खैर, अब सिर्फ एक दिन का इंतजार है, जिसके बाद एग्जैक्ट पोल भी सामने आ जाएगा। देखिए, एग्जिट पोल भले ही कुछ भी दावे कर रहा हो, लेकिन तेजस्वी यादव को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 18 नवंबर को वही मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तेजस्वी यादव के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने शपथ ग्रहण की तारीख दोहरा दी। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। ये निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। लोग बेचैन हैं, बौखलाहट में हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन को रिकॉर्ड तोड़ सीट मिल रही है। पहले इस तरह का फीडबैक नहीं आता था जो फीडबैक इस बार आया है। आप कह सकते हैं कि 95 का जो चुनाव का जो फीडबैक था, उससे भी बेहतर फीडबैक हम लोगों को इस बार जो है मिला है। बेहद पॉजिटिव सूचना हम लोगों को मिली है। तेजस्वी यादव ने दावा किया कि सभी वर्ग ने इस बार महागठबंधन को वोट दिया है। देखिए, एग्जिट पोल के आने के बाद एनडीए के नेताओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। कहीं पर मिठाइयां बन रही हैं, कहीं भोज देने की तैयारियां हो रही हैं। ये पटना में बीजेपी दफ्तर की तस्वीर है। कार्यकर्ता अभी से लड्डू बना रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस बार 501 किलो लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं, जिससे मुंह मीठा किया जाएगा। उधर जश्न की तैयारी मोकामा में भी हो रही है। दुलार चंद हत्याकांड में भले ही अनंत सिंह जेल में हो, लेकिन जश्न की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। इस बीच काउंटिंग से पहले सीएम नीतीश कुमार पटना के महावीर मंदिर पहुंचे। उनके साथ कैबिनेट मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहे। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि जैसे ही 14 नवंबर को महागठबंधन के हार की घोषणा होगी, विपक्ष के नेता सबसे पहले धांधली का आरोप लगा देंगे और अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश करेंगे। वोटिंग से पहले आरजेडी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए सूचना जारी की और स्ट्रांग रूम के बाहर मुस्तैद रहने के लिए कहा। इसका असर भी दिखने लगा। महागठबंधन के नेता जगह जगह स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा जमा चुके हैं। ये किशनगंज की तस्वीर है। इधर पूर्णिया में भी स्ट्रांग रूम के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और महागठबंधन के कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। नवादा में भी महागठबंधन के कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर जमा हुए हैं। अभी बिहार के सिर्फ एग्जिट पोल ही सामने आए हैं और तोड़फोड़ की कोशिशें शुरू हो गई हैं। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। पप्पू यादव का दावा है कि बीजेपी की 45 से ज्यादा सीट नहीं आएगी और नीतीश कुमार को अब महागठबंधन में आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार जी अब कौन इन लोगों पर विश्वास करेगा। नीतीश कुमार इस जन्म में भरोसा नहीं करेंगे बीजेपी पर। और नीतीश कुमार जी को तो हम परिवार और बड़े भाई के रूप में हमेशा देखें। हम तो चाहेंगे अपने घर वापसी हो नीतीश जी की। हम तो दिल से चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का वो जगह ही नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं कि बीजेपी कभी भी नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ सकती है।
तो कल खंजर भोग देंगे, कब पार्टी तोड़ देगा ये लोग, कोई ठिकाना है? हम तो कह ही रहे हैं भैया, नीतीश कुमार का पूरा स्वागत है। पप्पू यादव के इस बयान ने बिहार में फिर से खलबली मचा दी है। आंध्र प्रदेश के अमरावती में एक रिसेप्शन में भरी महफिल में दूल्हे पर चाकू से हमला हो गया और हमलावर चाकू मारकर बड़े ही आराम से वहां से फरार हो गया। लेकिन रिसेप्शन में मौजूद ड्रोन कैमरामैन ने हमलावरों के भागने की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली। तस्वीरें ऐसी जो पहली नजर में किसी फिल्म के सीन से कम नहीं। अचानक दूल्हे पर हमला हुआ तो हड़कंप मच गया। लोग हमलावरों के पीछे भागे और साथ में भागा ये ड्रोन कैमरा। बाकी सब पीछे रह गए, लेकिन ड्रोन ने सबसे पहले चाकू मारने वाले को कैमरे में कैद किया और फिर नारंगी रंग की स्वेटशर्ट वाले दूसरे हमलावर। काली शर्ट वाला वही हमलावर चाकू से डरा रहा है जिससे उसने दूल्हे पर हमला किया। रिश्तेदारों ने हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हमलावर फरार हो गए। लेकिन ड्रोन कैमरे ने अभी भी हमलावरों को नहीं छोड़ा था। ड्रोन कैमरे ने पेड़ों के बीच रास्ते से लेकर सड़क तक हमलावरों का पीछा किया। एक पल तस्वीरें देखकर ऐसा लगा कि मानो ये किसी फिल्म का सीन हो। कैमरामैन ने ड्रोन चलाने में 1% की भी गलती नहीं की। अब इसी फुटेज के आधार पर हमलावर राघु बख्शी और उसके नाबालिग साथी को ढूंढा जा रहा है। हमले में दूल्हे के हाथ और जांघ पर चोट आई है। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली की हवा में लोगों का दम घुटने लगा है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। क्योंकि दिल्ली की हवा और जहरीले धुएं में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। कुछ घंटे दिल्ली की जहरीली हवा में घूमने टहलने के बाद आंखों में जलन और सांसों में घुटन की गारंटी है। मंगलवार को दिल्ली की हवा में AQI का स्तर 425 के पार चला गया, जिसके बाद ग्रैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। हवा में घुले PM 2.5 और PM 10 के कणों के आधार पर AQI तय होता है और AQI के आधार पर ही ग्रैप की पाबंदियां लागू की जाती है। 200 तक AQI होने पर कोई पाबंदी नहीं लगती है, लेकिन AQI का स्तर 201 से 300 यानी कि खराब होने पर ग्रैप 1 लागू हो जाता है। AQI का स्तर 301 से 400 यानी कि बहुत खराब होने पर ग्रैप 2 लागू हो जाता है। जब AQI का स्तर 401 से 450 पहुंच जाता है तो मामला गंभीर हो जाता है और ग्रैप 3 लागू हो जाता है। और AQI का स्तर 450 के ऊपर जाते ही मामला बेहद गंभीर हो जाता है और तब ग्रैप 4 लागू हो जाता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।